आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी साइंस की अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऊष्मा के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मा। तो ऊष्मा की डिफिनीशन क्या है कि ऊष्मा वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हमें गर्मी या शीतलता का आभास होता है। वह भौतिक कारक जिससे गर्मी व शीतलता का आभास हो। गर्मी व शीतलता का आभास हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा जो है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा जो कार्य करने के लिए जो आवश्यक होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा से ऊर्जा प्रदान होती है और ऊर्जा से ऊष्मा, क्योंकि इसमें लिखेंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्य को संपादित करने के लिए आवश्यक है। आगे है ऊष्मा के मात्रक। अगला पॉइंट है ऊष्मा के मात्रक। तो जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, माप तौल की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, यानी यम के यस पद्धति का विस्तारित रूप जिसे कहते हैं यसाई पद्धति। तो यसाई पद्धति में जो ऊष्मा का मात्रक है वो है जूल। यसाई मात्रक क्या है? ऊष्मा का यसाई मात्रक है जूल। ठीक है। ऊष्मा के अन्य भी मात्रक हैं। अन्य मात्रक में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। किलो कैलोरी एक होता है ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई। ठीक है। जैसे जूल मात्रक है ऊष्मा का कैलोरी मात्रक है, ऊष्मा का कैलोरी मात्रक है, और ऊष्मा का ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई भी मात्रक है। अब कैलोरी किसको कहेंगे? कैलोरी। तो कैलोरी कितनी ऊष्मा के बराबर होता है? तो 14.5 अगर इसमें लिखा जाए कि कैलोरी क्या है, कैलोरी की डिफिनीशन, यानी 1 ग्राम, कितने ग्राम? 1 ग्राम शुद्ध जल, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? एक कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कैलोरी कहते हैं। या एक डिफिनीशन और भी इसे कह सकते हैं कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कैलोरी कहते हैं। परंतु वह ऊष्मा 14.5 से 15.5 के बीच में बढ़ाई जाए तो यहां पर शुद्ध मान होगा 1 कैलोरी का। अगला है ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई। और जो उसमें है किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी में क्या होगा कि 1000 कैलोरी जो होगा, 1000 कैलोरी वो किलो कैलोरी के बराबर है। तो आगे पढ़ते हैं ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कि कितनी ऊष्मा के बराबर ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई होती है। ब्रिटिश ऊष्मीय
इकाई, ये कितनी उष्मा होती है? तो 1 पाउंड मतलब 1 पाउंड शुद्ध जल का तापमान जो है 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए 1 पाउंड, 1 पाउंड शुद्ध जल, 1 पाउंड शुद्ध जल का ताप, 1 पाउंड शुद्ध जल का ताप 1 केल्विन के लिए, या सॉरी 1 फारेनहाइट, सॉरी 1 पाउंड शुद्ध जल का ताप 1 फारेनहाइट, 1 फारेनहाइट बढ़ाने के लिए, 1 फारेनहाइट बढ़ाने के लिए, 1 फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, 1 पाउंड शुद्ध जल का ताप 1 फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहते हैं। एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर होता है 252 कैलोरी। में अगर लिख लें कि एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर, एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर 252 कैलोरी। ठीक है, इसे में लिख लीजिए एक कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, ये जो है कि एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर कितनी कैलोरी, तो एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई बराबर 252 कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर, तो 1 कैलोरी बराबर 4.86 जूल। ठीक है, ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई की डिफिनेशन क्या है कि 1 पाउंड शुद्ध जल का ताप 1 फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है ताप, टेम्परेचर। अगला है ताप। ठीक है, अगला है ताप। तो ताप वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा, यानी ताप वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ये हम तय करते हैं, या ये हम निर्धारित करते हैं, या ये हम आभास करते हैं। ठीक है, तो ताप वस्तु की उष्णता व शीतलता की माप है। ताप वस्तु की शीतलता व उष्णता की माप है, उष्णता की माप है, उष्णता की माप है। ठीक है, आगे हैं कि ताप के मात्रक। ताप के मात्रक, ताप की विशेषताएं भी होती हैं कि जैसे एक विशेषता यह है कि अगर दो वस्तुएं हैं, तरीके से अगर दो वस्तुएं हैं और एक का ताप जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस और एक का ताप है मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, तो अधिक ताप वाली वस्तु जो है ऊष्मा का स्थानांतरण कर देगी, ताप का स्थानांतरण करेगी किसकी तरफ, कम तापमान वाली वस्तु की तरफ। यह ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के बीच यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा। अगला है ताप के मात्रक। ताप के मात्रक, ताप के मात्रक। तो ताप के 3 मात्रक हैं। पहला मात्रक है सेल्सियस, सेल्सियस। दूसरा है फारेनहाइट, फारेनहाइट। और तीसरा है केल्विन। तीसरा मात्रक क्या है, केल्विन। ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम ही हैं, उन्होंने अपने अपने नाम पर मात्रक रख दिए। तो एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, कहाँ के वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, नाम है उनका, स्वीडन के वैज्ञानिक का नाम है सेल्सियस। तो उन्होंने बताया कि ये मान लीजिए इस तरीके से कि एक, ठीक है,
इस तरीके से मान लीजिए कि एक कोई उपकरण है जो टेम्परेचर को क्या करेगा, मापेगा। तो जिस ताप पर जल बर्फ बन जाए, यानी बर्फ बन जाए, बर्फ यानी हिमांक, जिस पर हिम मतलब बर्फ, हिमांक। तो जिस टेम्परेचर पर जो जल है वो बर्फ बन गया, उन्होंने उसको दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और जिस पर जल उबलने लगा उसको दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां अगर जल उबलने लगा टेम्परेचर पर, उबलने लगा, तो इसको दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। और बीच के भी खाने रहे तो इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे 100 तक क्या कर दिया, 100 तक डिवाइड कर दिया। तो 1 सेल्सियस ये वाला भाग हो गया, ये भाग कितना हो गया, 1 सेल्सियस, ये वाला कितना भाग हो गया, 1 सेल्सियस। ठीक है, मतलब सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक, ये है हिमांक और ये है क्वथनांक। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो उपकरण है ये सेल्सियस उपकरण है। फारेनहाइट ने भी ऐसे ही बनाया, फारेनहाइट ने भी ऐसा ही एक उपकरण बनाया, फारेनहाइट ने ऐसा ही उपकरण बनाया और कहा कि जल जो है जिस टेम्परेचर पर, जल जो है जिस टेम्परेचर पर हिमांक होगा, मतलब बर्फ में होगा, बर्फ, वो 32 फारेनहाइट होगा, और जिस पर यानी बर्फ यानी हिमांक, और जिस पर यानी जिस पर उबलने लगेगा, उबलने मतलब क्या है, क्वथनांक, उसको हम कहेंगे 212 फारेनहाइट। बीच के भागों को क्या किया इन्होंने कि बीच के भागों को 180 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया, 180 पार्ट में। तो जो एक हिस्सा है उसको कहते हैं एक फारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए आकार उतना है, जितना आकार ये है उतना ही आकार ये भी है, आकार बराबर है, परंतु यहां पर बांटा गया 180 भागों में और यहां पर बांटा गया 100 भागों में। अब जरा बताओ कि सेल्सियस अधिक होगा कि फारेनहाइट अधिक होगा, तो सेल्सियस अधिक होगा क्योंकि यहां पर 100 भागों में बांटा गया और यहां पर 180 भागों में बांटा गया है। यहां शुरुआत 0 से की गई, 0 से 100, और यहां शुरुआत 32 से 212 तक की गई है। ऐसे ही है केल्विन पैमाने पर, इसमें क्या है, केल्विन, केल्विन ने भी यही इस तरीके से एक मात्रक बनाया और कहा कि जल जिस पर बर्फ के रूप में होता है हिमांक, उसको हम 273 केल्विन कहेंगे, और जिस पर बर्फ जो है उसको हम 373 कहेंगे। और बीच के पार्ट को भी इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 100 भागों में बांट दिया। बीच के कितने हिस्से हो गए, बीच के भागों को 100 भागों में बांट दिया। तो जो एक हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे 1 केल्विन, है ना। मतलब यहाँ 0 पर 0 हिमांक, 32 फारेनहाइट हिमांक, 273 केल्विन हिमांक। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक, 212 फारेनहाइट क्वथनांक और 373 केल्विन क्वथनांक। तो तीनों में संबंध क्या है, अब कहते हैं आपको फारेनहाइट में दिया होगा और आप केल्विन में बदलेंगे, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा आप फारेनहाइट में बदलेंगे। तो इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध बन जाता है कि C-0 बटे 100 बराबर F-32 बटे 180 बराबर K-273 बटे 100। 0 0 काट देंगे, ठीक है, 0 0 क्या कर देंगे, 0 0 काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 2 पंचे 10। तो संबंध बन जाएगा कि C बटे 5 बराबर F-32 बटे 9 बराबर K-273 5। तो ये एक हो गया तीनों में संबंध। अब देखिए सवाल भी आते हैं इस पर ही। सवाल जैसे इस तरीके से देगा कि 65 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो,
कैसे लगाएंगे भाई? सेल्सियस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों में है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो हम दो को ही लेंगे, सेल्सियस को लेंगे और फ़ारेनहाइट को लेंगे, इन दोनों को ही लेकर के इसको हम हल करेंगे। कैसे? सेल्सियस में दिया गया है ना, तो सेल्सियस की जगह पर क्या रखेंगे? 65 रखेंगे। 65 बटे में कितना रख देंगे? 5 बराबर यफ माइनस 32/9, यफ माइनस 32/9, क्रॉस गुणा होगा, 65 की गुणा कैसे होगी? 9 से, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल है 4, 9 छाक 54, 54 4 कितना? 54 4 58। ठीक है, 9 पचे 45 के 5 हासिल है 4, 9 छाक 54 4 58, और 5 की गुणा होगी इससे, 5 यफ माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, नहीं 32 पंचे 116, 5 दूनी 10, 5 3 15 16। हाँ ठीक, ये इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा कि 585 प्लस 160 बराबर 5 फ़ारेनहाइट। जोड़ो भाई, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 8 6 14, 5 1 6 और 1 कितना? 7 बराबर 5 फ़ारेनहाइट। 5 1 5, 5 1 5, 2 बचा, 5 चक्कू 20, 5 9 45, हो जाएगा 149 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से बदलने को आएगा। अगला टॉपिक है इसी में, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को कौन निर्धारित करता है? तो दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को ताप निर्धारित करता है। जो अधिक ताप वाली उस वस्तु होगी वह ऊष्मा को उत्सर्जित करेगी कम ताप वाली वस्तु की ओर। अगला है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का देखिए, अभी हमने बताया था कि जो ऊष्मा थी उसका एसआई मात्रक क्या था? जूल। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। तो पॉइंट भी लिख दीजिए कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। अगला है परम शून्य ताप। परम परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या है? देखिए कि किसी वस्तु को कितना गर्म किया जा सकता है या अधिकतम तापमान कितना संभव है, यह डिसाइड नहीं है कि अधिकतम ताप कितना हो सकता है। अगर आपने कहा कि 5000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो आगे कोई कह देगा 6000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, कोई कह देगा 7000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो अधिकतम तापमान कितना होगा ये तय नहीं है, परंतु किसी वस्तु का निम्नतम ताप कितना होगा ये तय है कि निम्नतम ताप कितना हो सकता है, उसके नीचे किसी वस्तु को ठंडा नहीं किया जा सकता है, यानी निम्नतम ताप। तो जो निम्नतम ताप होता है उसको कहते हैं परम शून्य ताप। तो जो निम्नतम ताप होता है किसी वस्तु का, परम शून्य ताप बराबर होता है कि 200 माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में अगर इसको बदलें तो केल्विन में बराबर होता है 0 केल्विन। इसको ओके भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, यानी परम शून्य ताप क्या है? 0 केल्विन या माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस, या 15 भी हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। आगे है ताप व ऊष्मीय ऊर्जा में संबंध। अगला है कि ताप व ऊष्मीय ऊर्जा में संबंध। ऊष्मीय ऊर्जा में संबंध। ठीक है, ताप व ऊष्मीय ऊर्जा में संबंध। तो संबंध क्या है दोनों में? तो पहले तो कंडीशन ये है कि दो वस्तुएं हैं इस तरीके से, एक का ताप है 100 डिग्री सेल्सियस और एक का ताप है 50 डिग्री सेल्सियस। तो पहला तो संबंध ये है
कि अधिक ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। ठीक है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा इधर से इधर। अधिक ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा को स्थानांतरित करती है। यह स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों निकाय यानी दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। तो ये जो है पहला है। दूसरा होता है कि अगर कोई वस्तु जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो धीरे धीरे ठंडी होती है। धीरे धीरे क्या होगी कि धीरे धीरे ठंडी होती चली जाएगी। तो शुरुआत में ठंडी होने की दर यानी स्पीड ज्यादा होगी और जैसे जैसे इसका तापमान कम होता जाएगा, जैसे पहले हो रही है, मान लीजिए कि यहां पर हो रही है कि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट, 100 पर 5 डिग्री प्रति सेकंड जब ये 90 डिग्री सेल्सियस पर बचेगी तब इसकी हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट। यानी स्पीड क्या होती जाएगी कि तापमान कम तो उसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, अगला है कि ताप के मापन के उपकरण, तापमापी। तो तापमापी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्रव तापमापी, द्रव तापमापी, और एक होते हैं गैस तापमापी। जैसे आप थर्मामीटर देखते हैं तो थर्मामीटर जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक में द्रव भरा होता है और एक में गैसें भरी होती हैं, हम गैसों के द्वारा भी मापते हैं। तो जो आपने थर्मामीटर देखा होगा जो डॉक्टरी वाला होता है जिससे डॉक्टर बुखार नापते हैं तो उसमें पारा भरा होता है, ठीक है, मरकरी भरी होती है। तो ऐसे ही कुछ थर्मामीटर होते हैं जिसमें गैस भरी होती है, कौन और नाइट्रोजन, H2 और N2। अगर किसी वस्तु को हम 500 डिग्री सेल्सियस तक नापें, जैसे बुखार वाला जो थर्मामीटर होता है पारे वाला, तो उसको हम 110 के ऊपर नहीं नाप सकते हैं। उसकी एक सीमा होती है कि कहाँ तक ये नाप पाएगा, कितना टेम्परेचर इसको माप पाएगा। उसके अगर ऊपर मापना है तो हम दूसरा उपकरण लाएंगे। तो जब हमें 500 डिग्री सेल्सियस तक नापना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर मापना हो तो हम ऐसे तापमापी का उपयोग करते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है, 500 तापमापी। 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस तक जब हमें नापना होता है तो हम ऐसे तापमापी का उपयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हो, नाइट्रोजन गैस भरी हो। इधर भी द्रव तापमापी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कोहल, एक में एल्कोहल भरा होता है, एल्कोहल, और एक में पारा भरा होता है, पारा। तो जो पारा है यानी जो एल्कोहल जो पारा वाला है, तो पारे का जो परास होता है, पारे का परास, तो पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 327-57 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। यानी इसकी जो परास है पारे की -39 डिग्री सेल्सियस और 357 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर पर ये उबलने लगेगा। अब इस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो हम पारे का उपयोग करके इनके बीच के ही ताप को माप सकते हैं। इनके बीच का जो टेम्परेचर होगा उसी को हम माप पाएंगे पारे का उपयोग करके। ठीक है, इनके बीच जो टेम्परेचर होगा उसी को हम माप सकते हैं, किससे, पारे से। और जो एल्कोहल की परास है, वो जो एल्कोहल की परास है वो और भी कम होती है, पारे से भी कम होती है। इसमें होता है कि -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस। तो जो बीच का होगा उसको हम इससे नापेंगे, मतलब बहुत कम तापमान नापना हो, बहुत कम तापमान, माइनस में तापमान नापना हो तो हम एल्कोहल वाले तापमापी का उपयोग करेंगे, बहुत अधिक तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये पारे की परास है -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस और -110 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक जो है एल्कोहल की परास है। तो आगे हम बढ़ते हैं पारा वाला तापमापी, यानी पारा तापमापी, इसी को कहते हैं डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी। तो इसमें क्या होता है कि हम 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। पहला पॉइंट में लिखिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक मापते हैं, इसकी क्षमता होती है, तक मापते हैं। दूसरा होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पर एक निशान लगा होता है, लाल निशान,
डिग्री सेल्सियस पर लाल निशान होता है, लाल निशान होता है। जैसे ये है क्या है, नीचे होगा, नीचे कितना होगा 35 और ऊपर कितना होगा 43 और 37 पर निशान लगा होगा। तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति का तापमान नापेंगे और जो पारा है वो 37 के ऊपर आ जाएगा, 37 के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे इसको बुखार है। ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में आप लिख लीजिए कि 35 में होता है 95 और 110। कितना होता है? 95 से 110। हाँ, 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक, इतना ही हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ज्वर यानी बुखार, ज्वर यानी बुखार का तापमान क्या होता है? तो ज्वर यानी बुखार का जो तापमान होता है वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है तो कहेंगे ये बुखार से क्या है, बुखार से पीड़ित है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो तापमापी ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि उसमें देखिए पारा क्या करने लगता है, पारा फैलने लगता है। तो तापमापी जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तापमापी ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है, कितने टेम्परेचर पर जल जो है उबलता है? तो ये हम लिखा चुके थे कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना है? 373 केल्विन होता है। ठीक है। अगला है ताप के प्रभाव। अगला क्या है? ताप के प्रभाव। ताप के प्रभाव क्या है? पहला तो है कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, ध्वनि का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। दूसरी कंडीशन है कि ताप घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। दूसरी कंडीशन है ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर वस्तुओं का आयतन बढ़ता है, वस्तुओं का आयतन बढ़ता है, वस्तुओं का आयतन बढ़ता है। कि अगर ताप बढ़ जाएगा तो वस्तुओं का आयतन भी क्या हो जाएगा, वस्तुओं का आयतन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ताप बढ़ने पर, आयतन बढ़ने के कारण, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ने के कारण घनत्व घटता है, घनत्व घटता है, घटता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु थी, इतनी आकार में थी, इस तरीके से अणु हैं उसके, इस तरीके से अणु हैं, और अभी इस वस्तु का टेम्परेचर हम बढ़ा दें, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा, आकार मान लीजिए कि इसका बढ़ गया। जब आकार बढ़ गया तो अणुओं की संख्या तो उतनी ही है, तो अब उतने ही अणु इस एरिया में ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। तो ताप बढ़ने के कारण आकार तो बढ़ गया, परंतु आकार बढ़ने के कारण घनत्व तो क्या हो गया, यहां घने हैं कि यहां घने हैं, यहां घने हैं, तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ने के कारण घनत्व तो घटता है। अगला भाई क्या है? परंतु जल की कुछ शर्तें होती हैं, तो हम ऐसे लिख दें कि कुछ जल की क्या है, कुछ जल की शर्तें हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ा दें तो आकार क्या होगा, घटेगा। परंतु जल में ऐसा नहीं होता, जल में कुछ अपवाद हैं।
कि जल का तापमान जैसे हम घटाने लगेंगे, जल का तापमान जब हम घटाने लगेंगे, तो ये जल है, तो जल का तापमान जब हम घटाएंगे तो उसका आकार क्या होता चला जाएगा, आकार उसका घटता चला जाएगा, ऐसे घटेगा। और जैसे ही जल का तापमान 3 पॉइंट, मान लीजिए कि 3.9 डिग्री सेल्सियस पर आएगा या 3.5 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, ठीक है, तो उसका आयतन जो है घटेगा और उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा और फिर तक बढ़ेगा। उसका सबसे कम आकार कहाँ होगा, सबसे कम आकार होगा 3.9 पर, यानी 3.5 से लगा करके 3.9 तक। तो अगर इसमें लिख लीजिए, ये इतना नोट कर लीजिए इसमें, ये वाला कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, ताप बढ़ने पर वस्तुओं का आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ने के कारण घनत्व तो घटता है। जल वाला जो है हम अगले वाले में लिखाएंगे। आगे देखिए भाई, ठीक है, देखिए कि सभी हेडिंग डाल लीजिए कि जल का असामान्य प्रसार, जल का असामान्य प्रसार, असामान्य प्रसार, जल का असामान्य प्रसार। तो पहला पॉइंट है कि जल का आयतन, जल का आयतन 100 डिग्री सेल्सियस से 3.98 डिग्री सेल्सियस तक घटाने पर, तक घटाने पर जल का आयतन 100 डिग्री सेल्सियस से 3.98 डिग्री सेल्सियस तक ताप, ताप घटाने पर आयतन, घटाने पर आयतन घटता है, आयतन घटता है, ठीक है, और उसके बाद फिर से 1 डिग्री तक बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से ये अगर 100 डिग्री पर था आयतन, तो ऐसे 90 पर हो गया, 50 पर हो गया, ठीक है, 50 के बाद ये मान लीजिए कि 3.98 पर हो गया डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद हम और अगर कम करें, और अगर कम करें, मान लीजिए कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो ये क्या होगा, आकार बढ़ेगा और फिर 1 डिग्री तक ऐसे 1 डिग्री आकार बढ़ेगा 1 डिग्री पर। तो जरा बताओ कि जल का सबसे कम आकार कहां पर है, 3.98 पर। 3.98 पर क्या है कि जल का घनत्व तो सबसे कम है। अब जरा ये बताना है कि जल का घनत्व तो सबसे अधिक कहां होगा, तो जल का घनत्व सबसे अधिक 3.9 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे अधिक घनत्व होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। फिर आगे जो है उसका आकार बढ़ता है कहां तक, 1 डिग्री सेल्सियस तक। तो जल में केवल ये एक अपवाद है कि जल का तापमान घटाने पर घटता तो है, परंतु 3.8 के जब हम ऊपर घटाएंगे और नीचे घटाएंगे, 3.98 के नीचे घटाएंगे तो उसका आकार थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 3.98 या 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो ये है उसका जल का असामान्य प्रसार। यही कारण होता है कि जो जल है, बाकी जितने भी ठोस हैं वो अपने द्रव में डूब जाते हैं। अगर लोहे को हम पिघला रहे हो तो लोहा जो है अपने पिघले हुए द्रव में डूब जाएगा, परंतु जो बर्फ है वो अपने पिघले हुए द्रव में तैरती रहती है, ठीक है। बर्फ अपने द्रव, अपने द्रव पर तैरती रहती है, पर तैरती रहती है, तैरती रहती हैं। ये भी एक पॉइंट लीजिए। अगला है कार्य व ऊष्मा में तुल्यता। कार्य या ऊष्मा,
कार्य व ऊष्मा में तुल्यता, कार्य व ऊष्मा में तुल्यता। अब देखिए, जैसे क्या है कि ये कोई वस्तु है या कोई वस्तु, इसके ऊपर हमने क्या किया कि 10 जूल ऊष्मा आंतरित की, 10 जूल ऊष्मा इस वस्तु पर हमने डाली, तो होगा क्या कि जो ऊष्मा है 10 जूल, इसका कुछ हिस्सा इस वस्तु का तापमान बढ़ा देगा या इसके आंतरिक ऊर्जा बढ़ा देगा, कुछ वस्तु जो होगा वह कार्य करने में लग जाएगा। यानी हम ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदल सकते हैं, परंतु कार्य को हम ऊष्मा में बदल सकते हैं। जो कार्य होगा उसको तो हम ऊष्मा में पूर्णतः बदल सकते हैं, परंतु ऊष्मा को हम पूर्णतः कार्य में नहीं बदल सकते हैं। हमारे द्वारा किसी निकाय पर जो भी ऊष्मा प्रक्षेपित की जाएगी, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वह निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय होता है, तथा कुछ जो उसका हिस्सा है वह कार्य करने में व्यय होता है। अतः संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु संपूर्ण कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये संबंध है किसमें, कार्य व ऊष्मा में। अगला है रेखीय प्रसार, या अगला है कि प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार में क्या होता है कि किसी वस्तु का अगर तापमान बढ़ाया जाए तो उसके आकार में कुछ वृद्धि होती है, ठीक है। तो कुछ वृद्धि रेखा में होती है, लंबाई बढ़ जाती है, किसी का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो किसी का आयतन बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से रेखीय प्रसार गुणांक होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है और आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो पूछा क्या जाता है इसमें, आपको केवल ये पूछा जाएगा कि रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात कितना होता है, तो होता है 1:2:3। ये पूछा जाता है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात क्या होता है। तो कितना अनुपात होता है, 1:2:3 का अनुपात होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 9 लीटर जल जमने के बाद बर्फ का आयतन कितना होगा। 9 लीटर जल है उसको अगर हम बर्फ में कन्वर्ट करें तो बर्फ कितने लीटर हो जाएगी, तो बर्फ हो जाती है 10 लीटर। पारे का क्वथनांक कितना है, तो हमने बताया था कि पारे का क्वथनांक कितना था कि पारा जो है 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो पारे का जो हिमांक है -39 है और पारे का क्वथनांक कितना था 357, क्योंकि 357 पर क्या होने लगता है, उबलने लगता है। तो पारे का हिमांक कितना है -39 और पारे का क्वथनांक कितना है 357 डिग्री सेल्सियस। अगला है कार्य व ऊष्मा में अंतर। ऊष्मागतिकी के अब है नियम। अगला टॉपिक है ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम। तो ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं। ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं, ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं, ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है ऊष्मागतिकी का, पहला नियम, तो पहला नियम तो हम बता चुके हैं कि किसी निकाय पर ऊष्मा आरोपित की जाए या किसी निकाय पर ऊष्मा आरोपित की जाए तो ऊष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में तथा कुछ भाग कार्य करने में व्यय होता है। संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती है, परंतु संपूर्ण कार्य जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम निकाय है कि किसी निकाय पर
ऊष्मा आरोपित की जाए, आरोपित की जाए तो कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में व कुछ कार्य करने में व्यय होती है, कुछ कार्य करने में व्यय होती है, कुछ कार्य करने में व्यय होती है। संपूर्ण ऊष्मा को, संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, कार्य, संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसे ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, ये है प्रथम नियम, प्रथम नियम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। एक है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा भाई क्या होती है? तो कोई अगर पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, जैसे हमने बताया था कि कैलोरी किसे कहते हैं, तो कैलोरी की डिफिनेशन क्या थी कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। परंतु वो जो ताप हो तो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ाया गया हो तो वहाँ शुद्ध रहता है मान। तो ऐसे ही वहाँ पर जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, परंतु यहाँ क्या होता है कि सब पदार्थ का अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का 1 ग्राम, उस पदार्थ को यानी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो कितनी ऊष्मा व्यय होती है, वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मात्रक क्या है इसका? कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा लिख लीजिए भाई, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा लिखेंगे किसी पदार्थ का 1 ग्राम, किसी पदार्थ के 1 ग्राम, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उस पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मात्रक क्या है? मात्रक, मात्रक है इसका कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम इसका जो है मात्रक है। ठीक है, ये हो गया आपका विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, कुछ पॉइंट्स में लिख लीजिए भाई। हाइड्रोजन गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है सबसे अधिक होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक, की विशिष्ट ऊष्मा
सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है। फिर विशिष्ट ऊष्मा का एक क्रम होता है कि पहले हो जाएंगे ठोस, ठोसों से अधिक होती है द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, और द्रव से अधिक होती है गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, ठोस की सबसे कम, सबसे कम, और गैस की सबसे अधिक होती है। आगे है ऊष्माधारिता। अब देखिए ऊष्माधारिता, अगला है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता भाई क्या है? विशिष्ट ऊष्मा क्या थी कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि कुल द्रव्यमान, किसी पदार्थ का कुल द्रव्यमान बढ़ाने के लिए, मतलब किसी पदार्थ का कुल द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। मतलब कुल द्रव्यमान, पदार्थ का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। मात्रक क्या है इसका भाई? ठीक है, तो इसका मात्रक है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। जूल प्रति डिग्री या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस का मात्रक है ऊष्माधारिता का, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस।